वालेकुम। लास्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द हेमोलिसिस, जिसमें हमने एक्स्ट्रावास्कुलर और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस के बारे में देखा था और ऑल दैट। ठीक है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस का। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस मैंने आपको बताया स्प्लीन में, लिवर में और बोन मैरो वगैरह में क्या होता है कि हमारी जो आरबीसीज होते हैं वो टूट जाते हैं। आरबीसीज जब भी टूटते हैं तो उनमें से बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाती है। अल्टीमेटली बिलीरुबिन प्रोटोपोरफायरिन से ज़्यादा होती है और बिलीरुबिन दो काम करवाती है, जॉन्डिस करवाती है, गॉलस्टोन्स करवाती है। इसके साथ साथ जो हमारी बोन मैरो होती है वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है आरबीसीज को, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है कि रेटिकुलोसाइट्स का काउंट जो होता है वो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो 3% से ज़्यादा हो जाता है। करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, जिसमें हिमाटोक्रिट को हम डिवाइड करते हैं 45 से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट हमने फॉल्सली कैलकुलेट किया होता है। ठीक हो गया। अब हम बात करने लगे एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। जो मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज़ हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इज एक्चुअली व्हाट। अब इसमें होता क्या है, इस फिगर से आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा ना, जब आप सेल पढ़ते होते थे तो आपने सेल में देखा था एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होती हैं हमारे सेल के अंदर। साइटोस्केलेटन होता है जो एक्चुअली हमारे जैसे हम है ना, मतलब हमारी शेप एक किस तरह से मेंटेन हुई है। हमारे अंदर स्केलेटन होता है ना, कि जिसने बोन्स का स्केलेटन होता है पूरा, जिसने हमारी बॉडी को शेप दी होती है। अगर ये बोन्स ना हो तो आपकी इस तरह से शेप मेंटेन हो बॉडी की नहीं होगी ना। ठीक है, तो बोन्स जो होती हैं, स्केलेटन जो होता है वो हमें शेप प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उनका स्केलेटन होता है एक। ठीक है, ये प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने एक्चुअली मेम्ब्रेन के साथ जो है ना साइटोस्केलेटन पूरा इस तरह से बना के रखता है, जिन्होंने उस सेल की किसी भी सेल की जो है ना शेप को मेंटेन करना होता है। आरबीसीज की जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होती है उन्होंने भी उसकी शेप को मेंटेन किया होता है वो स्केलेटन ने। अगर उन प्रोटीन्स के अंदर डिफेक्ट आ जाए ना तो फिर हमारे पास आरबीसी जो नॉर्मल बाइकनकेव थे, ठीक है, बाइकनकेव मतलब कि एक साइड से भी कनकेव है और दूसरी साइड से भी कनकेव होंगे, अंदर की तरफ गए होंगे। तो अब ये डिफेक्ट जब प्रोटीन्स में आ जाएगा ना, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स में, तो उसकी वजह से आरबीसीज की जो शेप होगी वो बाइकनकेव की जगह स्फीरोसाइटिक शेप हो जाएगी। इस तरह से गोलू सा बन जाएगा। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये देखें ब्लड वेजल के अंदर आपके नॉर्मल आरबीसीज इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, बाइकनकेव, और स्फीरोसाइट आपका इस तरह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में स्फीरोसाइट्स इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल वाले कौन से हैं? ये वाले नॉर्मल हैं। ठीक है, इनके दरमियान में ये देखो, एक तो बाइकनकेव है, ये बाइकनकेव होंगे, और दूसरा इनके अंदर ना हमारे पास ये सेंटर में ना पेल कलर होता है, पेल कलर होता है ये नॉर्मल आरबीसीज का। लेकिन जब वो ऐसे गोलू से बन जाते हैं ना, वो ऐसे मतलब उनका जो कलर होता है ना वो लॉस हो जाता है। तो आपको सेंट्रल पेलर खत्म हो जाता है, इनका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो हमारे पास लॉस हो जाती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो ये देखें, इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है आरबीसी के साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में, जिसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? स्पेक्ट्रिन होती है, एनकायरिन प्रोटीन होती है और बैंड 3-1 प्रोटीन्स होती हैं। ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, इनका जब डिफेक्ट होता है हेरिटरी, मतलब कि फैमिली में इनहेरिटेड होता है बच्चों के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसीज की जो शेप होती है वो स्फीरोसाइट्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखें हमारे जो नॉर्मल आरबीसीज अगर हम इस तरह खोल के देखें ना तो इस तरह से होते हैं, बाइकनकेव होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ना बाइकनकेव होते हैं, ऐसे करके। तो जैसे आपने देखा हुआ है ना कि मैं वो होते हैं उठाने वाले वेट जो उठाते हैं, उस तरह का ना ये हमें पैर होता है। तो इसमें सारा ऐसे ऐसे होगा ना, मतलब कलर उनका। अब जब ये हमारे पास स्फीरोसाइट्स बन जाते हैं तो उनकी जो शेप होती है ना ऐसे गोल गोल हो जाती है पूरी। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे पास ये सारा जो कलर होना था आरबीसी का वो इसमें ना वो तो ज़्यादा था ना, मतलब इस तरह से। अब जब ये होगा तो सारा ऐसे ऐसे हो जाएगा, मतलब कि कलर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया ना, सरफेस एरिया हमारे पास कम हो गया। तो अब कलर इस तरह से हो जाएगा, वो जो कलर एक सेंट्रल पेल पेल आ रहा था वो कलर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन ब्लेब्स बनना शुरू हो जाते हैं ओवर टाइम। ठीक है, पहले ऐसे आरबीसी था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी वो प्रोटीन्स लॉस हो गई। फिर मेम्ब्रेन में क्या होगा, छोटे छोटे ब्लेब्स बनना शुरू हो जाएंगे। ब्लेब्स होते हैं ना ऐसे करके ब्लेब्स, ठीक है, वो बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो ब्लेब्स आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाएंगे। जब वो लॉस हो जाएंगे मेम्ब्रेन के ब्लेब्स, तो उसकी वजह से हमारी जो आरबीसीज होंगे वो राउंड हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्क शेप्ड। और स्पीरोसाइट्स जो होते हैं ये अब ये इस तरह का शेप वाले स्पीरोसाइट, जब भी हमारे आरबीसीज की शेप चेंज होगी ना, तो वो शेप जो है वो हमारी जो अगर किसी स्प्लीन से उन्होंने गुजरना है, फॉर एग्जांपल आगे हम देखेंगे सिकल शेप हो जाएंगे। तो इस तरह की शेप जब चेंज हो जाती है ना आरबीसीज की, तो जब इन्होंने स्प्लीन वगैरह से गुजरना होता है, तो स्प्लीन कहती है ये किस तरह के आरबीसीज हैं, इनको तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, इस तरह के तो नहीं होने चाहिए ये। ठीक है, तो जब भी वो हमारे मैक्रोफेजेस स्प्लीन के पास से गुजरते तो मैक्रोफेजेस उनको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो खाना शुरू कर देंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे आरबीसीज जो है वो खाना शुरू करेंगे, तो उनमें से जो है वो सारा हीमोग्लोबिन टूटेगी, एंड पे हमारे पास बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो है वो जॉन्डिस का एक तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा गॉल स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, तीसरा स्प्लीनोमेगैली होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें ये वाली बात आ जाती है कि पार्वोवायरस के इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा इसमें एक लिखा हुआ है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होती है ना रेड सेल की, वो ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, मतलब कि इसमें शेप एक तरह की जो है वो चेंज हो गई है ना, मतलब नॉर्मल ऐसे था, अब हमारे पास उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। और मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन के साथ क्या होगा, वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने जो देखा था ना हीमोग्लोबिन का जो एक डिफरेंस था, ठीक है, वो मतलब हीमोग्लोबिन जो थी वो हमने देखी थी कि हीमोग्लोबिन, अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन टूटती जा रही है, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो एक मतलब रिस्पॉन्स शो करेगी कि किसी तरह जो है वो हीमोग्लोबिन की डिमांड पूरी हो जाए। तो वो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन अगर हम फॉर एग्जांपल पर 100 ml ब्लड में देखेंगे ना, तो वो ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास के डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। ये जो हमारे स्फीरोसाइट्स होते हैं ना, ये पड़े होते हैं जो खराब से, इनको ना हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मीन्स कि जिसमें पानी जो है वो क्या होगा, वो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने डाला ना, इसके ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी से ना आपको ये समझ आएगी कि पानी के अंदर जो है ना ये फ्रिजाइल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब स्फीरोसाइट्स होते हैं ना, उनकी शेप सही नहीं होती ना, तो जब हम इनको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो इनके अंदर पानी जब भर जाता है, स्वेलअप हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर पानी पहले कैपेसिटी नहीं होती, खुद मतलब इस तरह के हुए होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टूट जाते हैं, इनकी हेमोलिसिस हो जाती है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हम करते हैं, स्फीरोसाइट्स को क्या करते हैं, हम पानी में डालते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो टूट जाते हैं, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ये हम करते हैं इनके लिए। तो ये डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो स्प्लीन हमारे स्फीरोसाइट्स को तोड़ती जा रही है, उसकी वजह से हेमोलिसिस होती जा रही है, आरबीसीज टूटते जा रहे हैं, और ये सारे हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स उसकी वजह से आ रहे हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा कि उस स्प्लीन को ही हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो स्प्लीनेक्टमी हम कर देते हैं, ठीक है। अब स्प्लीनेक्टमी से ये तो होता है कि एनीमिया रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ये जो स्फीरोसाइट्स हैं वो तो नहीं रिजॉल्व हो सकते ना, उनकी आरबीसीज की शेप तो उसी तरह रहेगी, बिकॉज उनके साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स उसी तरह की हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एनीमिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन स्फीरोसाइट्स परसिस्ट करेंगे। और ये बात तो आपने हमेशा के लिए जहन में रख लेनी है कि जब भी हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं ना, तो हाउल जॉली बॉडीज़ बनती हैं। हाउल जॉली बॉडीज़ क्या बनती हैं कि वैसे तो आरबीसीज के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता ना, आरबीसीज के आर न्यूक्लियस फ्री, लेकिन जब हमारी स्प्लीन नहीं होती ना, तो वो जो आरबीसीज का न्यूक्लियस रिमूव करना होता है स्प्लीन ने, ठीक है, जो भी नए आरबीसीज बन के आते हैं ना, तो उनका जो न्यूक्लियस रिमूव करने की कैपेसिटी होती है वो स्प्लीन के अंदर होती है। अब स्प्लीन ही रिमूव हो गई है, तो जो नए आरबीसीज बन के आएंगे उनके अंदर वो जो है वो फ्रेगमेंट्स न्यूक्लियस के रिमूव नहीं होंगे, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल रिमूव नहीं होगा, तो उसकी वजह से इस तरह के अंदर वो न्यूक्लियस रह जाएगा आरबीसीज में। तो हमें ब्लड स्मीयर के अंदर हाउल जॉली बॉडीज़ मिलेंगी जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल आरबीसी का प्रेजेंट होगा। इन्होंने फिगर 5.8 में भी आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर कि ये देखिए फ्रेगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर रेमिनेंट्स, ठीक है, इनको कहते हैं हाउल जॉली बॉडीज़, ठीक है, ये क्योंकि स्प्लीन रिमूव हो गई है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे जो कि है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें क्या होता है कि ऐसा एनीमिया होगा यहाँ पर जिसमें क्या होगा, सिकल सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, सिकल सेल्स मींस ऐसे जैसे वो होती है ना सिकल होती है, उसी तरह की ये सेल्स हमें आरबीसीज वाले मिलते हैं, ठीक है। स्फीरोसाइट्स क्या थे, गोल गोल थे, सिकल सेल्स इस तरह के होंगे। अब इनकी जो म्यूटेशन होती है वो क्या होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है, ठीक है। और होता क्या है इसमें कि जो हमारी अमाइनो एसिड्स होती है ना, ठीक है, उनमें से एक अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामेट, ठीक है, वो वेलिन से चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड इज चेंज इनटू वेलिन, ठीक है, वेलिन में हमारे पास चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जब ये चेंज आता है तो हमारे आरबीसीज नॉर्मल जो बाइकनकेव होते हैं वो अब सिकल सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, मैं इनकी ना आपको फिगर से ही बता देती हूँ पहले ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये देखिए हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, इसके ऊपर ना हमारी ये जीन्स होती हैं सारी, जिन्होंने इनकोड करना होता है हमारे आरबीसीज की, ठीक है, आरबीसीज को। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारी पोजीशन 6 होती है ना, उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है नॉर्मली, ठीक है, और एडेनिन गैग होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, एडेनिन की जगह जो है ना थायमीन आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो गैग होता है ना ग्लूटामिक एसिड, वो वेलिन में चेंज हो जाता है। जब वो वेलिन में चेंज हो जाता है तो आरबीसी की जो नॉर्मल ये वाली शेप होती है ना, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है ना, ऑक्सीजन नहीं आता, डीऑक्सीजनेशन होती है, तो आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल सेल्स में चेंज हो जाती है। नॉर्मली वो ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि इस तरह से वो सिकल सेल्स बन जाते हैं और हमारी वेजल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सारे वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। सिकल एक्चुअली हैपनिंग व्हेन द पॉलीमर्स जो होते हैं वो एचबीएस के बन जाते हैं, और फिर हमारी जिस तरह से पॉलीमर्स बन जाते हैं ना, ये पॉलीमर्स मतलब लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाना शुरू कर देंगे। जैसे वो लॉन्ग चेन्स होंगी तो आरबीसी की जो शेप होगी वो गोल से बाइकनकेव से इस तरह से सिकल सेल्स बन जाएंगे। ब्लड वेसल के अंदर आपको नॉर्मल की बजाय इस तरह से ये वाला ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से अपीयरेंस आ रही होगी सिकल सेल्स की, ठीक है। तो इस तरह से देखें एबनॉर्मल हो जाएगा और फिर ये हमारी ब्लड वेसल्स को जाके ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जब हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेंगे तो वो जो ब्लड सप्लाई होगा वो बॉडी की जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा टिश्यूज़ को, और क्या होगा, हमारे मैक्रोफेजेस जो है वो कहेंगे ये क्या चीज़ आ गई है बॉडी में, बड़ी टेस्टी लगती है, मैं खा लेता हूँ,
तो वो सिकल सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस शुरू हो जाएगी आरबीसीज़ की। अब ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये देखें, नॉर्मल हमारी HbA होती है ना, एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है, लेकिन इन लोगों में सिकल सेल एनीमिया के जो हीमोग्लोबिन होती है वो HbS होती है, ठीक है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वलीन में चेंज हुआ होता है। अब ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, दोनों के पास एक एक हमारे पास जो है ना हीमोग्लोबिन A है और एक जो है हीमोग्लोबिन S है, ठीक है। तो वो क्या है, सिकल सेल ट्रेट रखा हुआ है उन्होंने, मतलब वो कैरियर है सिकल सेल के, ठीक है, कैरियर्स हैं। और ये अगर आगे जो उनकी बर्थ होगी बेबीज़ की, तो उसमें क्या होगा, ऐसे हो सकता है कि A मिल जाए तो नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए। ऐसे हो सकता है कि हमारे पास जो है वो A और S मिल जाएँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर से करियर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। AS सिकल सेल ट्रेट प्रोड्यूस हो सकता है। या ऐसे हो सकता है कि हमारे पास जो है दोबारा से जो है A और S मिल जाएँ और सिकल सेल ट्रेट बना दें। और फाइनली ऐसे हो सकता है कि दोनों ही सिकल सेल के मिल जाएँ और उनका जो है आउट ऑफ 4 बच्चे उनके क्या होंगे, SS मिल के एक पूरा सिकल सेल डिजीज़ का बच्चा आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास 2 S होने चाहिए पूरी सिकल सेल डिजीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। सो सिकल सेल डिजीज़ इज़ व्हाट ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द मलेरिया। मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों के जो आरबीसीज़ होते हैं वो वैसे ही टूटते रहते हैं, तो मलेरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकता आरबीसीज़ के अंदर, उसको लाइफ साइकिल अपनी पूरी करने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। अभी सिकल सेल डिजीज़ कब होगी, जब 2 एबनॉर्मल जीन्स होंगी आरबीसीज़ की, ठीक है, 2 एबनॉर्मल होंगी तो फिर हमारे पास सिकल सेल डिजीज़ होगी, और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि HbS जो सिकल सेल के लोग होते हैं उनकी जो है जैसे ही डीऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो फिर हमारे पास जो HbS होती है वो पॉलीमर बनाना शुरू कर देती है, और जो पॉलीमर्स बनाएगी तो वो आरबीसीज़ की जो शेप है उसको बाइकनकेव की जगह सिकल सेल में या नीडल लाइक बना देगी, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, ऑक्सीजनेशन जो है, ऑक्सीजन कम हो, मतलब कोई बंदा है वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाता है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, या वो पानी नहीं पीता, प्रॉपर डिहाइड्रेट रहता है, या उसकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाती है, उसकी वजह से ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये ज़्यादा बनते हैं और सिकलिंग ज़्यादा हो जाती है। फिर ऐसे लोगों को वो जो साइंस आते हैं ना, ब्लड वेसल क्लॉगिंग की वजह से पेन वगैरह वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक तो हम मना करते हैं कि आप हाई अल्टीट्यूड्स पे ना जाएं, और दूसरा हम उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें, ताकि आपको ये वाली डिजीज़ जो है वो ना सहनी पड़े, ठीक है। अब जब हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, तो वो तो प्रोटेक्टिव होता है इसके अगेंस्ट, ठीक है, मतलब कि शुरू में हमारे पास नहीं बनते ना, तो जब बच्चा शुरू में होता है ना, तो उसको पहले कुछ महीने जब तक उसकी जो है वो HbF जो है वो HbA से चेंज नहीं होती, तब तक तो वो ठीक रहता है। लेकिन जब वो इसकी HbS बनना मतलब HbA बननी होती है, तो उसकी जगह HbS बनना शुरू हो जाती है, तो तब उसको प्रॉब्लम आती है बड़े होके, ठीक है। शुरू में सिकल सेल के बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, और इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि हम पेशेंट को जो है वो हाइड्रोक्सी यूरिया दे दें, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो अब ये नहीं है कि एक आरबीसी जो है वो सिकल सेल बन गया तो वो रिवर्स अपनी जगह पे वापस नहीं जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वो रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन कभी जब परमानेंट सिकलिंग हो जाती है ना, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये सिकल होते हैं, कभी डी सिकल होते हैं माइक्रो सर्कुलेशन से पास करते हुए, और फिर क्या होता है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस एक तो वो हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर भी टूट रहे होंगे, और दूसरा वो हमारी जो है वो दूसरी जगह पे भी टूट रहे होंगे। जब वो वेजल्स के अंदर टूटेंगे तो फिर क्या होगा, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि वेजल्स के अंदर जब टूटेंगे तो फिर क्या क्या होगा, ठीक है। एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में क्या होगा और इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था कि उसके बारे में सब कुछ, ठीक है। अब देखें कि डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन क्यों होगा, मैंने आपको बताया था इसका रीज़न भी कि हीमोग्लोबिन जो होती है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करती जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इतनी ज़्यादा होती है आरबीसीज़ की टूटने की वजह से, तो हेप्टोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है और टारगेट सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हिमोलिसिस हो रही होती है तो ऑब्वियसली बोन मैरो भी ज़्यादा जो है वो ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बोन मैरो की एक्स्ट्रा हिमोप्टेसिस जो होती है वो ज़्यादा होने की वजह से क्रू कट अपीयरेंस आती है। हमने और कहाँ पढ़ा था ये क्रू कट अपीयरेंस, थैलेसीमिया में देखा था ना, चिपमंक फेसिस और क्रू कट अपीयरेंस, तो ये इसमें भी आ रही होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा मेड्यूलर हाइपोटेसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेपेटोमेगाली हो जाती है, और पार्वो वायरस जो होता है B19 का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाता है, उसका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल सिकलिंग अगर होगी तो फिर हमारी वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, जो मैंने आपको दिखाई थी किस तरह से होती हैं, और वो डेक्टिलाइटिस प्रोड्यूस करती है, ऑटोस्प्लिनेक्टमी, एक्यूट, ये सारे कॉजेज़ करती हैं। देखें, अब ब्लड सप्लाई जब हमारी है मतलब ब्लड वेसल्स के एक्लूड हो गई है ना सिकल सेल्स की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था, अब जिस चीज़ ऑर्गन को, जिस चीज़ पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, वहाँ पे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारे पास अगर हैंड्स एंड फीट को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो वो स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, इन्फॉक्शंस की वजह से, उसको हम डेक्टिलाइटिस कहते हैं, ये ज़्यादा बच्चों में कॉमन होता है। ऑटोस्प्लिनेक्टमी, अगर हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो
ब्लड सप्लाई जो है वो स्प्लीन को नहीं जाएगा, तो स्प्लीन जो है वो मतलब खुद ही मतलब तबाह होना शुरू हो जाएगी। ऑटो स्प्लीनेक्टमी मतलब बॉडी खुद ही अपनी स्प्लीन को जो है वो तबाह कर रही है, ठीक है। जब स्प्लीन का काम ये होता है कि स्प्लीन हमें जो है वो इन्फेक्शन से जो है वो बचाती है, लेकिन अब स्प्लीन जब चली जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया हाउ जॉली बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ आरबीसीज रिमूव नहीं होते। इसके अलावा इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे इन्फेक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। साल्मोनेला का बहुत ज़्यादा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिकल सेल एनीमिया के लोगों में ना ऑस्टियोमाइलाइटिस का रिस्क ज़्यादा हो जाता है साल्मोनेला की वजह से, ठीक है। और क्या होगा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, जब हमारी लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो लंग्स की सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये सब कुछ, निमोनिया हो गया, और फिर ये डेथ भी हो जाती है उनकी वजह से। पेन क्राइसिस, ठीक है, वेसल्स उनकी एक्लूड होंगी तो पेशेंट को पेन होगी ना, ठीक है, होगी। और अगर ब्लड सप्लाई जो है वो हमारी किडनी को नहीं जा रही होगी तो ऑब्वियसली उसकी भी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी और किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हेमाचूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है। अब सिकल सेल ट्रेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो लोग कैरियर्स होते हैं ना सिकल सेल ट्रेट के, जैसे वो अभी हमने मदर फादर देखे थे, वो दोनों सिकल सेल ट्रेट के ट्रेट था उनके अंदर, ठीक है। एक उनके अंदर जो है म्यूटेटेड थी, ठीक है, ए इस तरह थी ना उनकी AS, ठीक है, हीमोग्लोबिन A थी और हीमोग्लोबिन S भी थी, ठीक है। तो उनको हम सिकल सेल ट्रेट के लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सिकल सेल ट्रेट के लोग होते हैं ना, इनके अंदर वैसे ऐसे उस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे होते जो सिकल सेल डिजीज़ के लोगों में आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रीनल मेड्यूला होता है ना, क्योंकि वहाँ पे ना हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिसिटी होती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि उन लोगों के अंदर हाइपरटोनिसिटी होगी ना, तो मीन्स कि उनकी जो डिहाइड्रेशन की स्टेट भी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इस कंडीशन में मैंने आपको वैसे ही बताया कि सिकल सेल ज़्यादा बनते हैं, तो उसकी वजह से फिर ऐसे लोगों में किडनी के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे होते हैं सिकल सेल ट्रेट के लोगों में। तो वहाँ पे जो है फिर हिमाचूरिया और फिर कंसंट्रेशन जो यूरिन की होगी वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, ठीक है। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन, मतलब कि उनकी किडनी की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी सिकल सेल्स के, सिकल सेल्स में हमें एक तो सिकल सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास होंगे सिकल सेल डिजीज़ के लोग, उनमें तो हमें टारगेट सेल्स मिलेंगे, ठीक है, टारगेट सेल्स मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से करके होते हैं टारगेट सेल्स, ठीक है, इस तरह से करके वो हमें मिलेंगे। लेकिन जो सिकल सेल ट्रेट के लोग होंगे उनके अंदर ये हमें नहीं मिलेंगे टारगेट सेल्स, ठीक है, और सिकल सेल ये नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा होती है मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। ये क्या करती है कि हमारे जो भी ये जब हम अप्लाई करते हैं ना मतलब मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीन, इससे क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर HbS होता है ना, वो सिकल होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम चेक करते हैं वेदर द पर्सन इज़ हैविंग सिकल सेल डिजीज़ और नॉट। इसके अलावा आपने देखा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में फिर हमें डिटेक्शन हो जाती है कि इसके अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन A है, S है या क्या है। ये आपको जो है सिकल सेल डिजीज़ का फिगर दिखाई हुई है, इसमें देखिए सिकल सेल्स अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना सिकल सेल डिजीज़ तो हमने देख लिया ना, डिजीज़ में उन्होंने बताया कि 90% HbS होती है और बाकी थोड़े थोड़े होते हैं, HbA भी थोड़ी सी होती है और HbF जो है वो भी कम हुई होती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेट के लोग होते हैं ना, उसमें आपने याद रखना है कि उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन A होती है ना, वो फिर भी ज़्यादा होती है, 55% हीमोग्लोबिन A होती है और 43% जो है हीमोग्लोबिन S होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। डिजीज़ वाले लोगों में 90% HbS होती है। अब एक वेरियंट आता है हीमोग्लोबिन C का, ठीक है। C को आपने याद रखना है लाइसीन, ठीक है, लाइसीन। तो लाइसीन जो है ना, इनके अंदर देखिए हमने हीमोग्लोबिन S पढ़ी है ना, तो उसमें क्या था कि हमारी हीमोग्लोबिन A जो है वो S में चेंज हुई थी, ठीक है, और वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड वेलिन में चेंज हुई थी। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो लाइसीन में चेंज होती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है और इसमें क्या होता है कि माइल्ड एनीमिया होता है, मतलब इतना ज़्यादा खास एनीमिया नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस हो रही होती है, इंट्रावास्कुलर कम ही होती है, ठीक है। और इसमें हमें क्या मिलता है, ब्लड स्मीयर पे HbC क्रिस्टल्स मिलते हैं। HbC क्रिस्टल्स जो है वो आपको जो है ब्लड स्मीयर में मिलते हैं। ये ऊपर मैंने आपको दिखाना है, ये वाले, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये सिकल सेल वाला था, ठीक है, और ये आपका हीमोग्लोबिन C क्रिस्टल्स है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाना था, थैलेसीमिया में भी दिखाना था, लेकिन मैंने कहा एक साथ ही दिखा दूँगी। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा मेडुलरी हाइपोथेसिस हो रही होती है तो क्रू कट अपीयरेंस आती है स्कल के ऊपर, ठीक है, ऐसे लगता है स्कल के ऊपर बाल उगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा हेमाटोपोइसिस होने की वजह से। और ये एक्चुअली हमारे पास चिपमंक फेसेस है, ठीक है, इस तरह से जैसे ये चिपमंक है इस तरह की इसकी फेस हो जाती है थैलेसीमिया के लोगों की भी और सिकल सेल के लोगों में। और ये वही वाले हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस, ठीक है। तो ये होते हैं हाउस वाली बॉडीज़। और ये कब होती हैं, जब मैंने आपको बताया स्प्लीन हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। जब स्प्लीन हमारी बॉडी से रिमूव होती है तो एक तो हमें ये मिलते हैं, दूसरा इन्फेक्शंस के रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस ड्यू टू द स्टेफ ऑरियस का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं नॉर्मल में जो है वो
हमारे पास HbA का इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे बैंड आ रहा होता है, हमारे अंदर जैसे आता है। सिकल सेल ट्रेट में दोनों में बैंड आ रहा होता है, HbA वाले रीजन में भी और HbS वाले रीजन में भी। जो सिकल सेल एनीमिया के लोग होते हैं उनके अंदर HbS का ट्रेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता बैंड, सिर्फ HbS का बैंड आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सिकलिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं, मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं जो ऑक्सीजन की टेंशन को कम करते हैं, मतलब कि हाइपोक्सीमिया वाली स्टेज करते हैं, जिसकी वजह से सिकलिंग्स प्रोड्यूस होती है और हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट सिकल सेल डिजीज़ का है। और ये जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को जो है ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती तो उसके वजह से ये हमें डेक्टिलाइटिस होता है, ये लेग अल्सर्स बनते हैं, ठीक है। और ये सारा उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता, ये स्प्लीन छोटी सी हो जाती है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट हम जो है बाकी करते हैं इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस।